हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञानवाद यमन पर। तो कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन की सीरीज पूरी की थी। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। शिक्षक यदि उदाहरण, गतिविधि और चर्चा तीनों का प्रयोग करता है तो यह क्या दर्शाता है? कठोर शिक्षण, एकांगी शिक्षण, विविध विधियों का प्रयोग या अनुशासनात्मक शिक्षण। तो इसका सही आंसर है विविध विधियों का प्रयोग, क्योंकि विविध विधियों के प्रयोग से हर बच्चे को सिखाना संभव हो सकता है, क्योंकि बच्चों में भी काफ़ी विविधता पाई जाती है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक का नैतिक विकास सर्वाधिक किससे प्रभावित होता है? पुस्तक से, शिक्षक व परिवार से, परीक्षा से या मीडिया से? तो इसका सही आंसर है शिक्षक व परिवार से। बच्चा अनुकरण से नैतिकता सीखता है। परिवार और शिक्षक बच्चे का रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल कौन होता है बच्चे का? परिवार और शिक्षक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीखने का वह प्रकार जिसे अचानक समाधान मिलता है, मतलब बच्चे को अचानक समाधान मिलता है, इसे क्या कहते हैं? अनुकरण, अभ्यास, अंतर्दृष्टि या शर्तबद्ध? तो इसका सही आंसर है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्ट ने दिया था, ये याद रखेंगे। गेस्टाल्ट ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था और इन्होंने ये सिद्धांत चिंपैंजी पे दिया था। चिंपैंजी पे ये सिद्धांत दिया था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार शिक्षक की किस योग्यता को दर्शाता है? विषय ज्ञान, मूल्यांकन, भावनात्मक बुद्धि या अनुशासन को? तो इसका सही आंसर है भावनात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धि से शिक्षक बच्चों को समझता है। यह कक्षा वातावरण को सकारात्मक बनाती है। सीखने में सहयोग मिलता है इससे। तो इसका सही आंसर है भावात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बालक में आत्म अनुशासन विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? डर, दंड, सहभागिता या उपेक्षा? तो इसका सही आंसर है सहभागिता। नेगेटिव कीवर्ड है, दंड तो वैसे ही नहीं होगा, बच्चा डरेगा भी नहीं, उपेक्षा गलत है, तो इसके सही आंसर है सहभागिता। सहभागिता से जिम्मेदारी आती है, आत्म अनुशासन स्वतः विकसित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिगम का वह स्तर जहां बच्चा सीखी गई बातों का विश्लेषण करता है क्या कहलाता है? स्मरण, समझ, अनुप्रयोग या विश्लेषण? तो इसका सही आंसर है विश्लेषण। ब्लूम की टेक्सोनोमी एक, उसमें विश्लेषण को सबसे ऊंचे स्तर पे रखा गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। शिक्षक द्वारा बच्चों की उपलब्धियों की सराहना कहलाता है दंड, उपेक्षा, सकारात्मक पुनर्वलन या नियंत्रण? तो इसका सही आंसर है सकारात्मक पुनर्वलन। दंड, उपेक्षा, नियंत्रण वैसे ही निगेटिव कीवर्ड है, तो पॉजिटिव कीवर्ड के संग हम लोग चलेंगे सकारात्मक पुनर्वलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का अर्थ है केवल शिक्षक का निर्णय, बच्चों की भागीदारी, कठोर अनुशासन, मौन वातावरण? तो इसका सही आंसर है बच्चों की भागीदारी। लोकतांत्रिक से ही स्पष्ट होता है कि बच्चों की भागीदारी होगी, वहीं पे लोकतांत्रिक होगा। केवल शब्द ही निगेटिव कीवर्ड है, तो ये तो वैसे ही शिक्षक का निर्णय, वैसे ही कठोर अनुशासन तो हम लोग वैसे ही नहीं करेंगे। जब बच्चे हैं तो मौन कैसे रह सकते हैं? जब तक वो आपस में बात नहीं करेंगे, अपनी बातें एक दूसरे के समक्ष रखेंगे नहीं, बात सर के समक्ष अपनी बात नहीं रखेंगे, तो जब तक उनके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी
तब तक उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो सबसे अच्छा पॉजिटिव कीवर्ड भी है और सबसे अच्छा आंसर इसका यही होगा, बच्चों की भागीदारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? असफलता, सीखने की प्रक्रिया, अनुशासनहीनता या ध्यान में कमी। तो इसका सही आंसर है सीखने की प्रक्रिया। त्रुटियां सीखने का स्वाभाविक भाग है, इसे प्रगति का संकेत मिलता है। इससे मतलब अगर बच्चा त्रुटियों से सीखता है तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब तक बच्चा गलत नहीं करेगा तो वह सही सीखेगा कैसे? इसीलिए त्रुटियों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना गया है कि बच्चा गलतियों से सीखे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षक द्वारा परियोजना कार्य देना किस विधि का उदाहरण है? व्याख्यान का, परियोजना विधि का, रटंत का या प्रदर्शन का। तो इसका सही आंसर है परियोजना विधि का। क्वेश्चन में ही आंसर है परियोजना कार्य, तो परियोजना विधि का ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक शिक्षक बच्चों की गलतियों को तुरंत न काटकर उन्हें स्वयं सुधारने का अवसर देता है। यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? व्यवहारवादी को, रचनावादी को, दंडात्मक को या पारंपरिक को। तो इसका सही आंसर है रचनावादी को। अगर कोई बच्चा मान के चलो घर बना रहा है और उसने घर बनाते समय कोई गलती कर दी, तो शिक्षक क्या करेगा? उसे तुरंत उसे काटने को नहीं करेगा, बच्चे से बोलेगा इस घर को तुमने बनाया है और गलत हो गया, इसे फिर दोबारा सही करो। अगर बच्चा अपने कार्य को गलत करने पे दोबारा सही कर देता है तो वह खुद से उसकी दोबारा रचना करेगा। इसीलिए रचनावादी सबसे सही आंसर है इसका, क्योंकि बच्चा खुद से करके सीखता है तो सबसे अच्छी तरीके से सीखता है। इसका सही आंसर है रचनावादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीखने की वह स्थिति जिसमें बच्चा बिना प्रयास के केवल संपर्क में आकर सीखता है, उसे क्या कहते हैं? औपचारिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, अनुकरण अधिगम। तो इसका सही आंसर है आकस्मिक अधिगम। आकस्मिक अधिगम अनजाने में होता है, इसमें कोई नियोजित प्रयास नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कक्षा में शांत बैठा बच्चा सीख रहा है या नहीं, इसका सही आकलन कैसे होगा? उसकी चुप्पी से, उसके लिखित कार्य से, उसकी सक्रिय भागीदारी से या उसकी उपस्थिति से। तो इसका सही आंसर है उसके सक्रिय भागीदारी से। अगर बच्चा चुप बैठा है तो उसका आकलन कैसे कर सकते हैं? उसके लिखित कार्य से तो होगा नहीं। अच्छे क्लास में अगर वो उपस्थित है और उसका दिमाग कहीं और चल रहा है तो उससे तो कुछ होगा नहीं, बच्चा कुछ सीखेगा नहीं। तो उसकी जब तक बच्चे की क्लास में सक्रिय भागीदारी नहीं होगी तब तक उसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षक यदि बच्चों को अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने देता है तो यह किसे बढ़ावा देता है? बाह्य प्रेरणा को, अंत आत्मनियंत्रण को, भय को या प्रतिस्पर्धा को। तो इसका सही आंसर है आत्मनियंत्रण को। लक्ष्य निर्धारण से आत्मनियंत्रण बढ़ता है, बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझता है और यह स्व अधिगम का आधार है। स्व अधिगम का आधार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? रटंत प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गृह कार्य की पुनरावृत्ति। तो इसका सही आंसर है खुले अंत वाले प्रश्न। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए खुले अंत वाले प्रश्न होने चाहिए। खुले अंत वाले प्रश्न को अपसारी भी कहते हैं। ये सबसे अच्छे प्रश्न होते हैं, इसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर देता है और सही आंसर बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षक द्वारा सहायक सामग्री TLM का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? समय बचाने के लिए, रटने के लिए, अवधारणा स्पष्ट करने के लिए, परीक्षा आसान बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर है
अवधारणा स्पष्ट करने के लिए। इसमें वैसे भी समय बचाना तो नेगेटिव कीवर्ड है, रटना भी नेगेटिव कीवर्ड है, परीक्षा शब्द ही नेगेटिव है। बच्चों के लिए परीक्षा शब्द को बहुत ही नेगेटिव माना गया है। सही आंसर है इसका अवधारणा स्पष्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह मूल्यांकन जो शिक्षण समाप्त होने के बाद किया जाता है, निर्माणात्मक, निदानात्मक, योगात्मक या सतत। तो इसका सही आंसर है योगात्मक। योगात्मक मूल्यांकन अंतिम परिणाम बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत मूल्यांकन क्या होता है? जो पढ़ाने के साथ साथ किया जाता है। जैसे आपने क्लास एक चैप्टर पढ़ा दिया या कोई टॉपिक पढ़ा दिया तो उसी के साथ पूछना कि बच्चों आपके क्या समझ में आया, उसे कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षक यदि बच्चों की तुलना आपस में ना करके उसकी स्वयं की प्रगति पर ध्यान देता है तो यह किस मूल्यांकन को दर्शाता है? प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता, बाल केंद्रता या नियंत्रण। तो इसका सही आंसर है बाल केंद्रता। बाल केंद्रित शिक्षा व्यक्तिगत प्रगति देखती है। तुलना से बच्चा हतोत्साहित होता है, मतलब उसे लगता है कि आप मेरी तुलना उससे हो रही है, उसके अंदर हीन भावना होती है कि मैं उससे अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए बच्चे की कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, ना ही उसका कभी किसी से प्रतिस्पर्धा करानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कक्षा में प्रश्न पूछने का सर्वोत्तम समय कब होता है? केवल अंत में, केवल शुरुआत में, पूरे परीक्षण के दौरान या परीक्षा के समय। अब इसमें देखो कीवर्ड है केवल, जहां आ जाए वो नेगेटिव कीवर्ड होता है, हो ही नहीं सकता। केवल अंत में हो ही नहीं सकता, केवल शुरुआत में ये भी नहीं हो सकता। परीक्षा शब्द को वैसे ही बच्चों के लिए नेगेटिव माना है। तो पूरे शिक्षण के दौरान आप प्रश्न पूछने का सर्वोत्तम समय, मतलब आप कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से पूछ लो प्रश्न, ताकि आपको पता तो चले कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चों की सक्रिय वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं, बात बच्चे आपकी बातें सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। इसलिए पूरे शिक्षण के दौरान आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं हम लोग। शिक्षक द्वारा बच्चों को निर्णय लेने के अवसर देना किस विकास से जुड़ा है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक या भाषाई। तो इसका सही आंसर है सामाजिक भावात्मक। अगर बच्चा खुद से निर्णय लेगा तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, सामाजिक और भावात्मक विकास भी बढ़ेगा, लोकतांत्रिक कक्षा का आधार भी बनेगा। अगर ऑप्शन में सामाजिक भावात्मक ऑप्शन ना हो तब इसका आंसर संज्ञानात्मक हो सकता है, क्योंकि जब बच्चा निर्णय लेगा तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो इसका सही आंसर अभी इन ऑप्शन में सामाजिक भावात्मक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाल विकास की प्रक्रिया होती है अचानक, रुक रुक कर, सतत या स्थायी या अस्थायी। सही आंसर है सतत। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से परिपक्वता तक चलता है, क्रमबद्ध रूप से चलता है, आगे बढ़ता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब सतत प्रक्रिया है विकास, बाल विकास की प्रक्रिया हमेशा सतत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास सभी में समान होता है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, विकास पीछे की ओर होता है, विकास रुक सकता है। तो इसका सही आंसर है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है आयु, अभ्यास, रुचि या पाठ्यक्रम। तो सही आंसर है इसका रुचि। जब तक बालक में रुचि नहीं होगी तो वो सीखेगा कैसे, इसीलिए इसका सही आंसर है रुचि। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बालक अनुकरण सबसे अधिक किस अवस्था में करता है? शैशवावस्था, पूर्ण बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे
हमेशा बच्चे क्या होते हैं, बड़ों की नकल करते हैं। आपने कभी देखा हो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर कोई दादी माँ होती हैं झुक के चलती हैं, तो बच्चा क्या करता है, उन्हें देख के भी झुक के चलना शुरू कर देता है। तो हमेशा पूरे वाला अवस्था में बच्चा होता है जो वो अनुकरण ज़्यादा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है सभी बालक समान, सभी बालक अलग, सभी की बुद्धि समान, सभी की रुचि समान। जब भिन्नता ही पूछ रहा है तो समान वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका सही आंसर है बी, सभी बालक अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीखने का सबसे प्रभावी साधन है रटना, अनुभव, दंड या भय। तो इसका सही आंसर है अनुभव। रटना तो नेगेटिव कीवर्ड हो गया, दंड भी नेगेटिव कीवर्ड हो गया, भय भी नेगेटिव कीवर्ड हो गया। तो इसका सही आंसर है भय। अगर आपको नेगेटिव कीवर्ड आते हैं तो आप काफ़ी क्वेश्चन बाई ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57। स्मृति का पहला चरण है पुनः स्मरण, पहचान, संग्रहण या अभिग्रहण। तो इसका सही आंसर है अभिग्रहण। जानकारी को ग्रहण करना, इसके बाद संग्रहण होता है, सीखने की आधारशिला होती है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कक्षा में रुचि उत्पन्न करने का सर्वोत्तम तरीका है, क्या है, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, दंड या परीक्षा। तो सही आंसर है इसका प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर कैसे है, अगर आप क्लास में बालकों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चों आपको पता है कि आगरा में क्या है, तो बच्चों को रुचि होगी कि सर अब आगे बताएंगे कि आगरा में क्या है, आप बताओ ताजमहल। तो बच्चे बड़ा ही आपसे सक्रिय रूप से भाग लेंगे क्लास में, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और बच्चों को केंद्र में रख के क्वेश्चन पूछना है, बाल केंद्रित हमेशा शिक्षा होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बालक में आत्मनियंत्रण विकास होता है भय से, दंड से, अनुशासन से या प्रेम से। तो इसका सही आंसर है अनुशासन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिगम का उद्देश्य है परीक्षा पास करना, व्यवहार परिवर्तन, रटना या अंक प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर है व्यवहार में परिवर्तन। आप देखते हैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसका व्यवहार और एक अनपढ़ का व्यवहार में कितना अंतर होता है, बात करने का तरीका, सामने वाले को इज्जत देना। तो अधिगम क्या है, लर्निंग के बाद हमेशा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पियाजे, स्किनर, बंडोरा या कोहलवर। आपको कल बताया था इसका वैसे आंसर मैंने। इसका सही आंसर है बंडोरा। बंडोरा ने बोबो डॉल के ऊपर प्रयोग किया था कुछ बच्चों को लेके। तो इसका सही आंसर है बंडोरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक में जिज्ञासा सर्वाधिक होती है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर है पूर्व बाल्यावस्था। क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो आपने देखा वो बहुत ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछेगा, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है कि भैया ये घड़ी क्यों चल रही है, इस घड़ी के अंदर क्या है, इसकी जो सुइयाँ हैं वो क्यों घूम रही हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जिज्ञासु जो बालक माना जाता है वो पूर्व बाल्यावस्था का बालक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है क्रोध, भय, भावनाओं पर नियंत्रण या रोना। तो इसका सही आंसर है भावनाओं पर नियंत्रण। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मैं उसी क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वैसे पॉइंट टू पॉइंट इसलिए क्वेश्चन आंसर आपके साथ देख रहा हूँ क्योंकि कम समय में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीखने में पुनरावृत्ति का कार्य है रुचि घटाना, भूल बढ़ाना, स्मृति सुदृढ़ करना या भय उत्पन्न करना।
तो इसका सही आंसर है स्मृति सुदृढ़ करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में मुख्य भूमिका होती है बालक की, शिक्षक की, समाज की, विद्यालय की। इसका सही आंसर है शिक्षक की। जब क्वेश्चन में लिखा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा तो शिक्षक की उसमें मुख्य भूमिका होगी, लेकिन एनसीएफ 2020 के तहत अब जो भी शिक्षा विद्यालयों में दी जाएगी वो शिक्षा बाल केंद्रित होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बालक का नैतिक विकास प्रभावित होता है केवल बुद्धि से, सामाजिक वातावरण से, आयु से या पुस्तकालय से, पाठ्य पुस्तक से। तो इसका सही आंसर है सामाजिक वातावरण से, क्योंकि बच्चा जो भी सीखता है वो अपने समाज से सीखता है। पहले बच्चा घर में रहता है, उसके बाद वो विद्यालय में जाता है, वहाँ के वातावरण से सीखता है। तो बालक का जो नैतिक विकास होता है वो सारा समाज द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीखने की प्रेरणा का स्रोत हो सकता है लक्ष्य, आवश्यकता, रुचि या सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। जब तक बालक का कोई लक्ष्य नहीं होगा वो सीखने के लिए प्रेरित नहीं होगा। और लक्ष्य कब होगा? जैसे किसी को, अभी हम लोगों के सामने सीटेट है, तो हम लोगों का एक लक्ष्य है, क्या है कि हम लोगों को सीटेट पास करना है। आवश्यकता क्यों है? कि सीटेट पास करके हम लोग टीचर बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यूपी में अब शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए सीटेट पास चाहिए, तो आवश्यकता है। और रुचि, जब तक हम लोगों के अंदर आंतरिक रूप से रुचि नहीं होगी सीखने के लिए, सीटेट पास करने के लिए, हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। इसीलिए तीनों ही पॉइंट जरूरी हैं सीखने की प्रेरणा के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रचनावादी शिक्षा में बालक होता है निष्क्रिय, श्रोता, सक्रिय या नियंत्रित। तो इसका सही आंसर है सक्रिय। स्वयं का ज्ञान निर्माण होता है इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बालक के भाषा विकास में सबसे अधिक सहायक है पाठ्यपुस्तक, संवाद, परीक्षा या दंड। तो सही आंसर है संवाद। बोलने सुनने से भाषा विकसित होती है, सामाजिक संपर्क की आवश्यकता होती है इसमें, और घर व विद्यालय की भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि बालक सबसे ज़्यादा भाषा अपने घर और विद्यालय से सीखता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया समाप्त होती है परीक्षा पर, व्यवहार परिवर्तन पर, रटने पर या प्रमाण पत्र पर। सही आंसर है व्यवहार परिवर्तन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बालक के संज्ञानात्मक विकास का आधार है स्मृति, चिंतन, अनुभव या भाषा। तो इसका सही आंसर है अनुभव। बच्चा अपने अनुभव से जो चीज़ें करता है, खुद से करता है, उससे संज्ञानात्मक विकास होता है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सीखने को प्रोत्साहित करता है? भय, डर, प्रोत्साहन या उत्प्रेक्षा। तो सही आंसर है प्रोत्साहन, क्योंकि यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है। सकारात्मक प्रतिक्रिया यह अधिक प्रभावी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का लाभ है भय, निष्क्रियता, सहभागिता या अव्यवस्था। तो इसका सही आंसर है सहभागिता। सहभागिता में बालक जो होता है वो खुलकर बोलता है, विचारों का आदान प्रदान खुलकर करता है और सीखने में रुचि लेता है। सहभागिता से क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बालक की
रचनात्मकवादिता होती है? स्वतंत्रता से, प्रशंसा से, कठोर नियंत्रण से या अनुभव से? तो सही आंसर है इसका कठोर नियंत्रण से। बच्चा जो भी रचना करके सीख रहा है, अगर आपने उसमें कठोर नियंत्रण कर दिया तो वो वैसे ही फिर बाधित हो जाएगी, क्योंकि फिर बच्चा क्या करेगा, कठोर नियंत्रण की वजह से वो डर से उसकी सोच जो है वो सीमित हो जाएगी, नवाचार रुक जाएगा। इसीलिए हमेशा शिक्षक को क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए शिक्षक में, ताकि बच्चा अपने रचना करके ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सीखने की व्यक्तिगत गति निर्भर करती है पाठ्यक्रम पे, समय पे, व्यक्तिगत भिन्नता पे, विद्यालय पे? तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत भिन्नता पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक में नेतृत्व गुण विकसित होते हैं अकेले काम से, समूह कार्य से, दंड से या रटने से? तो इसका सही आंसर है समूह कार्य से, क्योंकि समूह में जब कार्य करता है तो उसमें सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, सामाजिक कौशल बढ़ता है, सामाजिक कौशल बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिगम का स्थानांतरण सहायक होता है जब विषय असंबंधित हो, पूर्व ज्ञान उपयोग हो, भय हो या अभ्यास ना हो? तो सही आंसर है पूर्व ज्ञान उपयोग हो। जब पुराने ज्ञान से हम नए ज्ञान को अर्जित करते हैं तो वहाँ पे अधिगम का स्थानांतरण होता है। जैसे पहले हम लोग शुरुआत में क्या होता है कि साइकिल को चलाना सीखते हैं। जब साइकिल को हम लोग चलाना सीख लेते हैं उसके बाद मोटरसाइकिल पे आते हैं, तो साइकिल में चलाया हुआ ज्ञान हम लोग जब मोटरसाइकिल में चलाने के लिए उपयोग करते हैं कि उसका हैंडल कैसे साधना है, कि उसे सीधा कैसे रखना है, तो वहीं से हम लोग क्या करते हैं, अधिगम का स्थानांतरण करते हैं। यहाँ पे सीखा हुआ ज्ञान यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बालक में आत्मसम्मान बढ़ता है तुलना से, उपेक्षा से, स्वीकार्यता से या दंड से? तो सही आंसर है स्वीकार्यता से। स्वीकार्यता से क्या होता है, आत्मविश्वास में विकास होता है और भावनात्मक विकास होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधिगम के लिए आवश्यक शर्त है परिपक्वता, परीक्षा, दंड या पाठ्यक्रम? तो सही आंसर है परिपक्वता। बिना परिपक्वता के सीखना बहुत ही कठिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है नौकरी, परीक्षा, सर्वांगीण विकास या अंक? तो सही आंसर है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पूरे किए। और जो भी लोग यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियो देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यूपी टेट और सी टेट का पूरा सिलेबस शॉर्ट्स वीडियो के जरिए आपको प्रोवाइड कराएंगे। इससे आपको क्या होगा
कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।